बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ गेट लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट यानी इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे। एचसीसी की तरफ से इंटरनेशनल लॉ का जो सिलेबस हमें दिया गया है लॉ गेट के सिलसिले में, वो सिलेबस 2 पार्ट में मुश्तमिल है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसमें हमने सबसे पहले हम ये देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कब इस्टेब्लिश हुआ, ये कहाँ लोकेट करता है, इसके टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, इन जजेस को इलेक्ट कौन करता है और इन जजेस का टेन्योर ऑफ सर्विस कितना होता है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज established in 1946. It is located in the Netherlands. It has total 15 judges and these all judges are elected by UN General Assembly and the Security Council. The term of judges is 9 years, right? इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो किस स्टैच्यू के तहत काम कर रहा होता है। तो हमारे पास जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस है वो स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत वर्क कर रहा होता है। अब ये स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो स्टैच्यू है यानी ये जो लॉ है जिसके तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काम करता है, इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं और इसके जो टोटल आर्टिकल हैं वो 70 आर्टिकल्स हैं। ये 70 आर्टिकल्स इन 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। चैप्टर 1 हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट के हवाले से है, जो कि आर्टिकल 2 से लेके आर्टिकल 33 पे मुश्तमिल है। चैप्टर 2 हमारे पास कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट पे के हवाले से है, जो कि आर्टिकल 34 से लेके आर्टिकल 38 तक 38 पे मुश्तमिल है। चैप्टर 3 हमें प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट के हवाले से, जिसमें हम आर्टिकल 39 से लेके आर्टिकल 64 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 हमारे पास एडवाइजरी ओपिनियंस का आर्टिकल है, जिसमें हम आर्टिकल 65 से लेके आर्टिकल 68 को पढ़ते हैं। चैप्टर 5 अमेंडमेंट का आर्टिकल है, चैप्टर 5 हमारे पास अमेंडमेंट का चैप्टर है, जिसमें हम 2 आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, आर्टिकल 69 एंड आर्टिकल 70। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 किसी भी चैप्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 1 हमें सिंपली ये बताता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश हुआ अंडर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन और ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। ये अपने जो भी फंक्शन और जो भी जजेस को अपॉइंट इलेक्ट करना है या कोई भी फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करने हैं, वो अकॉर्डिंग टू द स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस परफॉर्म करेगा। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 1, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो ये होगा कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये किस तरह बनता है और ये किस तरह अपने जो है वो फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ऑर्गेनाइज करता है। इसके जो जजेस इलेक्ट किए जाते हैं वो किस तरह इलेक्ट किए जाते हैं, उनका प्रोसीजर क्या होता है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो आते हैं अपने आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 ये बताता है कि द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस the international court of justice is composed by the body of judges, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें जो है डिफरेंट एक नंबर ऑफ जजेस होते हैं। ये तमाम जजेस जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो भी जजेस अपॉइंट किए जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो किसी डेवलप कंट्री से होंगे या वो जो है वो किसी बड़ी कंट्री से होंगे, मेन वो किसी सुपर पावर कंट्री से ही होंगे, चाइना से होंगे, अमेरिका से होंगे, सऊदी अरबिया से होंगे, ईरान से होंगे, ये वो किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है। जो भी शख्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बनना चाहता है उसका जो मोरल करैक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोरल
करेक्टर होना चाहिए। इसके अलावा जो भी शख्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज अपॉइंट होना चाहता है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम वही है जो उसकी कंट्री में हाईएस्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का क्राइटेरिया होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान में कोई भी शख्स आईसीजे का जज बनना चाहता है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी उसका जो क्राइटेरिया है वो सेम वही क्राइटेरिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ये कहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो 15 जजेस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी शख्स जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे का जज बनना चाहता है और उसके पास डुअल नेशनैलिटी है, तो इस कंडीशन में उसकी वो नेशनैलिटी एक कंसीडर की जाएगी जिस कंट्री में वो अपने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एक्सरसाइज करता है। फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसके पास जो है वो डुअल नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी भी है और वो इंडियन भी है। अब वो आईसीजे का जज बनना चाहता है। अब उसका जो क्वालिफिकेशन है, यानी जो क्राइटेरिया है जज बनने के लिए, वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। अब वो जज बन जाता है तो उसका वो जज किस कंट्री का तस्वुर किया जाएगा? उस कंट्री का जिस कंट्री में वो अपने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट को एक्सरसाइज करता हो, यूज़ करता हो। इसके अलावा आर्टिकल 4 ये कहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जितने भी मेंबर यानी जितने भी जजेस इलेक्ट किए जाते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दीज बोथ आर द परमानेंट ऑर्गन ऑफ यूएन, ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट ऑर्गन से। ठीक है, अब इनको इलेक्ट कैसे किया जाएगा? इलेक्ट इस तरह किया जाएगा कि जब भी जो है वो हमारे पास जजेस की सीट वैकेंट होती हैं तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, जो स्टेट होती हैं, उनसे जो है वो नॉमिनेशन मांगी जाती हैं। अब जो ये स्टेट की नॉमिनेशन यानी जिस पर्सन की जो नॉमिनेशन होता है वो नॉमिनेशन नेशनल ग्रुप देता है। अब ये नेशनल ग्रुप क्या है? नेशनल ग्रुप हर स्टेट का एक अपना नेशनल ग्रुप होता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि नेशनल ग्रुप क्या होता है। 1907 में यानी 1907 में एक कन्वेंशन हुआ था फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। उसमें जो है वो ये चीज़ जो है वो उसमें तय हुई थी कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हर कंट्री का यानी जो मेंबर कंट्री हैं उनका जो है वो एक नेशनल ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा, नेशनल ग्रुप इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, यानी एक कन्वेंशन हुआ था 1907 में जिसके तहत एक परमानेंट ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया गया था, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया गया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक नेशनल ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, हर कंट्री का एक नेशनल ग्रुप था। अब जो नेशनल ग्रुप था उसमें जो है वो 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास नेशनल ग्रुप होता है उसके 4 मेंबर्स होते हैं। अब नेशनल ग्रुप का काम क्या होता है कि जब भी कोई जो है वो वैकेंसी आती है यानी जो भी जजेस के इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उनके लिए नॉमिनेशन मांगता है। कौन मांगता है? सिक्योरिटी जर्नल ऑफ यूएन जो है वो नॉमिनेशन मांगता है जर्नल ग्रुप से। हर कंट्री के जर्नल ग्रुप से जो है वो नॉमिनेशन मांगी जाती है। अब जो जर्नल ग्रुप होता है वो मैक्सिमम 4 पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है। हर ग्रुप अपने 4 बंदों को नॉमिनेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो नेशनल ग्रुप है वो
4 बंदे जो है वो नॉमिनेट करेगा। अब ये जो 4 बंदे यानी जो 4% नॉमिनेट किए जाते हैं, 2 नॉमिनेशन तो नेशनल ग्रुप अपनी ही कंट्री से देगा, यानी जिस कंट्री का वो ग्रुप है उस कंट्री से देगा, और 2 जो नॉमिनेशन होंगी वो किसी दूसरी कंट्री से देगा। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का नॉमिनेशन ग्रुप है, नेशनल ग्रुप है, तो वो उसको 4 बंदे नॉमिनेट करके देने हैं फॉर द जज ऑफ ICJ। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान के जो 2 पर्सन्स हैं पाकिस्तान में से नॉमिनेट करेगा, और 2 पर्सन्स जो है वो किसी दूसरी कंट्री, जैसे कि हमारी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब हो गया, टर्की हो गया, ईरान हो गया, और भी जो भी हमारी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना हो गया, तो उनसे जो है वो 2 पर्सन्स को नॉमिनेट करके वो लिस्ट जो है वो सेंड कर देगा सिक्योरिटी जर्नल को। सिक्योरिटी जर्नल को जैसे ही ये लिस्ट रिसीव होती है फ्रॉम द नेशनल ग्रुप, वो उसकी जो है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, और ये लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद वो ये लिस्ट सबमिट करवाते हैं जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, अब जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल क्या करते हैं? Under Article 10 of this statute, those candidates who obtain majority from General Assembly and Security Council then shall be considered as elected। अब उस लिस्ट में से जो है उस पे इलेक्शन करवाए जाते हैं, जनरल असेंबली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी। अब जिस कैंडिडेट ने जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो मेजॉरिटी हासिल कर ली, वो कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट हो जाता है एज अ जज ऑफ ICJ। ठीक है, आपको ये पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर होती है, लेकिन वो ये वीटो पावर जो है अपॉइंटमेंट इलेक्शन जजेस के इलेक्शन के लिए और अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, इफ 2 जजेस आर गेटिंग द मेजॉरिटी फ्रॉम द सेम कंट्री। अब पाकिस्तान में से 4 नॉमिनेशन गई थी, ठीक है, पाकिस्तान के नेशनल ग्रुप ने 4 नॉमिनेशन भेजी, उसमें से 2 हमारे जो जजेस जो कि हमारी अपनी कंट्री के नॉमिनेटेड पर्सन से, दोनों जो है वो मेजॉरिटी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, यानी दोनों जो है वो उनको मेजॉरिटी मिल गई, वो दोनों जो है वो जजेस बन सकते हैं, लेकिन एक कंट्री से सिर्फ एक ही जज लिया जाता है। अब अगर 2 जजेस ने मेजॉरिटी हासिल की है तो जिस जज के ज़्यादा वोट होंगे वही जज जो है ICJ का वही पर्सन जो है ICJ का जज इलेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 ये कहता है कि जब भी इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उसके लिए पहली मीटिंग जब कॉल की जाती है, यानी पहली दफ़ा जब मीटिंग होती है और उसमें अगर जो है वो सीट्स फुल नहीं होती, यानी कि तमाम जो है वो जजेस इलेक्ट नहीं होते, तो उसके लिए सेकंड टाइम भी जो है वो सेकंड टाइम दोबारा जो है वो मीटिंग कॉल करके सेकंड टाइम भी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। अगर सेकंड टाइम भी तमाम सीट फुल नहीं हुई हैं, यानी नंबर ऑफ जजेस यानी जजेस की स्ट्रेंथ पूरी नहीं हुई है, तो थर्ड मीटिंग भी कॉल की जा सकती है। अगर आर्टिकल 12 ये कहता है कि अगर तीनों मीटिंग हो गई हैं उसके बावजूद भी कोई सीट खाली है, यानी 15 जजेस जो है वो पूरे नहीं हुए, तो एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस जो कि कंसिस्ट होती है 6 मेंबर्स पे, 3 फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल एंड 3 फ्रॉम द जनरल असेंबली। ठीक है, एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती है और वो जॉइंट काउंसिल जो है वोट करवाती है, और वोट करवाने के बाद जिस शख्स को हायर मेजॉरिटी मिलती है उसको ICJ का जज जो है वो इलेक्ट कर दिया जाता है, और रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली में कि भाई ये बंदा है, इसने मेजॉरिटी हासिल कर लिया, अब इसको जो है जज आप इलेक्ट कर दें। लेकिन अगर जॉइंट सिटिंग के बावजूद भी
जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा होता आईसीजे के जज की, यानी जज जो है वो नहीं, यानी जॉइंट सिटिंग एग्री नहीं होती कि इस बंदे को जो है वो हम बनाएं, तो अब इस कॉन्सर्न में जो जॉइंट सिटिंग है वो ये करती है कि फिर ये मामला जो है जो इलेक्टेड जज हैं, यानी जो जजेस इलेक्ट हो चुके हैं आईसीजे के, उनके पास फॉरवर्ड कर देती है, उनको कैंडिडेट्स की लिस्ट देती है और उन्हें ये कहती है कि भाई ये लिस्ट है, हाँ, आप 13 जजेस फॉर एग्जांपल, अगर 13 जजेस जो है वो इलेक्ट हो चुके हैं, अब 2 सीट्स वैकेंट है, अब क्या करेगी जॉइंट कॉन्फ्रेंस ये करेगी कि भाई हम नंबर ऑफ टाइम हमने जो है वो मीटिंग कर ली है, 3 मीटिंग्स पहले हो चुकी हैं, जॉइंट कॉन्फ्रेंस की भी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक 2 सीट्स वैकेंट हैं। अब वो जजेस जो 13 जजेस हैं उनसे उनको कैंडिडेट्स की लिस्ट दी जाती है और उनसे ये कहा जाता है कि आप लोग आपस में वोटिंग करवा के इस लिस्ट में से किसी भी कैंडिडेट्स को जो है आईसीजे का जज इलेक्ट कर लें। ठीक है, इसकी एक और चीज़ जो कि आर्टिकल 12 ये बताता है कि अगर जॉइंट सिटिंग जो है वो किसी भी ऐसे पर्सनस को जो कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ आईसीजे जज फुलफिल कर रहा हो और उसका नाम चाहे नॉमिनेशन लिस्ट में ना हो, तब भी उसे जो है वो आईसीजे का जज इलेक्ट कर सकती है। इसके बाद है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये कहता है कि जो भी जज इलेक्ट होता है आईसीजे का वो 9 साल के लिए होता है। आईसीजे के जजेस के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 3 साल के बाद होते हैं। आईसीजे का जज अगर रिज़ाइन करना चाहता है तो वो अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे को देगा। अब ये प्रेसिडेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस होते हैं, इसी तरह आईसीजे के चीफ जस्टिस नहीं होते बल्कि प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक, इसके बाद आर्टिकल 16 और 17 क्या कहता है। आर्टिकल 16 जो है वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि जज बन गया आईसीजे का, अब जो है वो किसी भी किस्म की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ना ही वो किसी कोई दूसरा ऑक्यूपेशन या कोई प्रोफेशन जो है वो परसू कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 17 ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि आईसीजे का जज बन गया है, अब वो किसी भी दूसरे कोर्ट में कहीं भी जो है वो एज अ एजेंट या एज अ एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसके अलावा आर्टिकल 17 ये भी कहता है कि कोई भी शख्स किसी ऐसे केस के डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जिसमें वो पहले एजेंट रह चुका हो, कौंसिल रह चुका हो या एडवोकेट रह चुका हो फ्रॉम द पार्टी। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, जैसे कलभूषण का केस है। ठीक है, अब कलभूषण के केस में जो एडवोकेट थे जिन्होंने उसके केस को परसू किया, तो अगर फॉर एग्जांपल वही एडवोकेट आगे जाके जो है वो आईसीजे के जज बन जाते हैं, अब क्योंकि अब आपको पता है कलभूषण का जो केस है वो आईसीजे में चला गया, अब वो इस केस के जो डिसीजन होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले इस केस में ऐसा एडवोकेट जो है वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 ये कहता है कि कोई भी जज जो है आईसीजे का उसे हम डिसमिस नहीं कर सकते। डिसमिस करने के लिए बाकी तमाम जितने भी जजेस हैं उनका कंसर्न होना, उनका सेम ओपिनियन होना ज़रूरी है। अगर किसी भी जज को डिसमिस किया जाए, यानी तमाम जजेस जो हैं वो एग्री हो जाते हैं कि भाई इसको हमने हटाना है, ये रिक्वायर्ड जो क्राइटेरिया है डिसमिस का वो फुलफ़िल कर रहा है, यानी तो उसके लिए वो ये करेंगे कि एक फॉर्मल जो नोटिस होता है वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो रजिस्ट्रार को देता है और उस नोटिस में ये मेंशन कर दिया जाता है कि ये सीट अब ये सीट अब वैकेंट है, इस पर दोबारा इलेक्शन करवा लिए जाएं। इसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 21।
आर्टिकल 21 ये कहता है कि जो कोर्ट है उसके लिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होते हैं वो 3 साल के लिए होते हैं। हर 3 साल के बाद जो है वो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन करवाए जाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 23 और 25 क्या कहता है? आर्टिकल 23 ये कहता है कि कोर्ट जो है वो हमेशा सेशन में रहता है, यानी हर वक्त काम करता है, लेकिन अगर कहीं पे जुडिशियल वेकेशंस हैं, यानी मतलब छुट्टियां हैं, लॉ मतलब बाय लॉ दी गई हैं छुट्टियां, तो उस वक्त तो कोर्ट बंद रहेगा, अदरवाइज कोर्ट बंद नहीं होता। आर्टिकल 25 ये कहता है कि जो जजेस का रिक्वायर्ड कोरम है, यानी अगर कोर्ट को चलाने के लिए जो जजेस का कोरम रिक्वायर्ड है वो 9 जजेस होना ज़रूरी है। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि आर्टिकल 34 और 35 क्या कह रहा है। आर्टिकल 34 ये कहता है कि आईसीजे में जो भी केसेस जाते हैं वो हमेशा स्टेट जो है उसमें पार्टीज होती हैं, उसमें जो है कोई इंडिविजुअल पर्सन अपना केस लेके नहीं जा सकता। इसके बाद एक और चीज़ है, वो ये कहता है कि वो स्टेट जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ आईसीजे को रेक्टिफाई किया हुआ होता है, सिर्फ वही आईसीजे में अपने केसेस लेके जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद एक और कंडीशन है, वो ये कहता है द कंडीशन अंडर विच द कोर्ट शैल ओपन टू अदर स्टेट शैल सब्जेक्ट टू द स्पेशल प्रोविजन। अगर जो है कोई ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने आईसीजे के स्टैच्यू को रेक्टिफाई नहीं किया, लेकिन वो फिर भी आईसीजे में जा रही हैं, तो वो इस तरह जाएंगी कि उनके जो एग्रीमेंट्स हैं, जो ट्रीटीज़ हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस होंगे। उन स्पेशल प्रोविजंस की बेसिस पे तो वो आईसीजे में जा सकती हैं, अदरवाइज नहीं जा सकती। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी ऐसी स्टेट जो कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर नहीं है, वो किसी भी केस में अगर पार्टी है, तो इस कंडीशन में जो कोर्ट के एक्सपेंसेस होते हैं वो उस स्टेट को बेयर करने होंगे। इसके बाद आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या कहता है? द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट कंप्राइजेस ऑल द केसेस which the party refer to it and all the matter especially provided in the Charter of United Nations and treaties and convention। ठीक, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है कि अगर जो है वो जो भी हमारे पास आर्टिकल 38 ये कहता है कि जो भी डिसीजन आईसीजे देता है, ठीक है, तो वो जो डिसीजंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ और जुडिशियल डिसीजन को मद्देनज़र रखते हुए वो डिसीजन दिए जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारे पास प्रोसीजर के हवाले से है। चैप्टर 3 का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है 39। वो ये कहता है कि आईसीजे की यानी कोर्ट की जो इस ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी और फ्रेंच होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ करना चाहे तो वो कोर्ट की परमिशन से की जा सकती है, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश और फ्रेंच ही होगी। इसके बाद है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ये कहता है कि केसेस आर ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एज द केस में बी either by the notification of the special agreement or by a written application addressed to the registrar। ठीक, एंड इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल 41। वो भी हमें ये बताता है कि कोर्ट हैज़ पावर टू इंडिकेट, कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि अगर जो है वो कोई भी जो है वो आपको लगता है कि डिसीजन आने में थोड़ा टाइम है, तो उसके लिए वो प्रोविजनल मेजर्स ले सकते हैं। प्रोविजनल मेजर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे यहाँ स्टे ऑर्डर होता है ना कि भाई अभी फाइनल डिसीजन तो आएगा ही आएगा, लेकिन फॉर दी
प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ अदर स्टेट और अदर पार्टी, जो कोर्ट है उससे जो है आप प्रोविजनल मेजर यानी कि स्टे ऑर्डर लिए जा सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 ये कहता है कि जो आईसीजे का प्रोसीजर है वो दो पार्ट पे कंसिस्ट करता है। नंबर 1 रिटन पार्ट एंड सेकंड वन इज ओरल पार्ट। अब जो रिटन पार्ट है उसके अंदर कोर्ट की वो तमाम जो है वो कम्युनिकेशन आ जाती है जो कि रिटन फॉर्म में की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान में जो है हम केस फाइल करते हैं तो हमारा प्लेंट होता है, उसका जो जवाब दिया जाता है वो हम रिटन स्टेटमेंट होती है। इसी तरह यहाँ पे मेमोरियल्स होते हैं, काउंटर मेमोरियल्स होते हैं, रिप्लाईज होते हैं और वो जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ रिटन पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद जो है जो ओरल में आ जाता है, ओरल में कोर्ट की वो प्रोसीडिंग्स आती हैं जिसमें हम विटनेसेस को, किसी भी एक्सपर्ट्स को या एडवोकेट्स को या किसी एजेंट से जो भी हम मालूमात ले रहे होते हैं वो तमाम चीज़ें हमारी रिटन ओरल प्रोसीडिंग्स में आ जाती हैं। इसके बाद आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? फॉर द सर्विस ऑफ ऑल नोटिसेस upon persons other than agent, counsel and contact, the court shall direct to the government। देखें, अगर किसी को नोटिसेस जो हैं वो इशू करने हैं, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, वो नोटिसेस जो हैं उस गवर्नमेंट को देगी, ठीक है, और वो गवर्नमेंट जो है वो नोटिसेस को सर्व करेगी। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल जैसे दोबारा कलभूषण के केस को हम देखते हैं कि कलभूषण के केस में ऐसा नहीं है कि उसको नोटिस देना है तो उस के भाई तुम कोर्ट में आओ, या उसके किसी एडवोकेट को बुलाना है या उसके किसी एजेंट को बुलाना है या किसी को भी, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उसको नोटिस सर्व किए जाएंगे। नहीं, नोटिस जो सर्व किए जाएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को सर्व किए जाते हैं और वही आगे नोटिस जो है वो फॉरवर्ड करती है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी वजह से कोर्ट को प्रिजाइड नहीं कर सकता तो उसकी जगह जो है वो वाइस प्रेसिडेंट कोर्ट को प्रिजाइड करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है तो कोई सीनियर जज ऑफ द कोर्ट जो है वो कोर्ट को प्रिजाइड करेगा। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 हमें ये कहता है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 53 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 53 ये कहता है व्हेन एवर, जब भी कोई भी पार्टी कोर्ट में जो है अपेयर नहीं होती तो कोर्ट जो है वो उस किसी दूसरे के फेवर में जो है डिसीजन दे सकता है। यानी अगर नोटिस सर्व कर दिए हैं, उन्हें बुला दिया है, वो जो है वो अपने केस को डिफेंड नहीं कर रहे या कोर्ट में अपेयर ही नहीं हो रहे, तो कोर्ट के पास ये है कि वो एक्स पार्टी कर सकता है। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर 3 का नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 56। आर्टिकल 55 ये कहता है कि ऑल द क्वेश्चन इन यानी जो भी हमारे पास जो भी मैटर है, जो भी ऑल द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ जजेस प्रेजेंट। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजॉरिटी ऑफ जजेस की उस पर लिया जाएगा, यानी जो मेजॉरिटी ने जो कहा है वही डिसीजन होगा। इसके बाद अगर जो है कोई डिसीजन ऐसा है जिसमें जो है वो एक ऐसा इवेंट आ गया है कि इक्वालिटी ऑफ वोट्स है, यानी 15 जजेस हमारे पूरे होते हैं, जैसे एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जो है वो 15 जजेस में से 14 जजेस ने जो है वो क्या किया, उन्होंने जो है वो क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता, वो सिर्फ उस कंडीशन में हिस्सा लेता है जब इक्वालिटी वोट आ जाए, यानी अगर दोनों तरफ से 7-7 वोट बराबर हैं तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। इसके बाद है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 ये कहता है द जजमेंट शैल स्टेट द रीज़न ऑन विच इट इज़ बेस्ड, यानी जजमेंट में वो रीजंस बताए जाने चाहिए कि ये जजमेंट जो है वो किस उस पे ली गई है, इसका बेस किस बेस पे ली गई है, और जो जो जजेस उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने ये डिसीजन दिया है उनका नाम जो है इसमें शामिल होना ज़रूरी है। इसके बाद
हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये कहता है कि आर्टिकल 59 वो ये कहता है कि जो भी डिसीजन कोर्ट ने दिया है वो उसकी बाइंडिंग फोर्स सिर्फ और सिर्फ उन पार्टीज पे होगी और उस पर्टिकुलर केस के लिए होगी, वो तमाम जो है वो केसेस पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आर्टिकल 60 एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, वो ये कहता है कि आईसीजे की जो भी जजमेंट होती है वो फाइनल होती है, उसके अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते। आर्टिकल 61 ये कहता है कि आप जो है वो, क्योंकि 60 में ये है कि आप अपील में नहीं जा सकते, लेकिन 61 ये कहता है कि आप अपील में तो नहीं जा सकते लेकिन आप जजमेंट के अगेंस्ट जो है वो रिवीजन फाइल कर सकते हैं। रिवीजन भी आप किस बेस पे कर सकते हैं, अगर जो है वो ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स अगर जो है वो कुछ नए फैक्ट्स सामने आए थे लेकिन वो जजमेंट आने के बाद वो न्यू फैक्ट सामने आते हैं, तो आप जो है विद इन दी 6 month ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, डिसीजन आने के जो है वो 10 साल के अंदर अंदर रिवीजन फाइल किया जा सकता है। 10 साल के बाद अगर फाइल करेंगे तो वो फिर आपका कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास चैप्टर 4 जो कि एडवाइजरी ओपिनियन का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम आर्टिकल 65 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 65 ये कहता है द कोर्ट में गिव एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी लीगल क्वेश्चन that request by the body or by in the charter of United Nations, यानी वो कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है। इसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 69 चैप्टर 5 का। आर्टिकल 69 जो हमारा लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 5 यानी अमेंडमेंट का जो चैप्टर है, वो ये कहता है कि इस स्टैच्यू में जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ आईसीजे, उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है लेकिन अमेंडमेंट का सेम वही प्रोसीजर होगा जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में अमेंडमेंट का प्रोसीजर है। ठीक है, अमेंडमेंट की जा सकती है लेकिन उसके लिए सेम वही प्रोसीजर एडॉप्ट करना होगा जो कि चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन में फॉर द अमेंडमेंट जो है वो प्रोसीजर डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 70 क्या कहता है? आर्टिकल 70 ये कहता है कि द कोर्ट शैल हैज पावर टू प्रपोज सच अमेंडमेंट टू द प्रेजेंट स्टैट्यू एज इट इज नेसेसरी। ठीक है, तो ये हमारा दिस इज ऑल अबाउट द स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी स्टैच्यू के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो आपको करवाऊंगी ताकि आप जो है अपने, लेकिन उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि पहले आप मेरा ये लेक्चर कंप्लीटली जो है वो सुन लें। उसके बाद जब आप एमसीक्यूज़ का लेक्चर सुनेंगे तो वो आपको बहुत इजी होगा, आप बहुत आराम से वो एमसीक्यूज़ जो है अटेम्प्ट कर लेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और हाँ, मेरा और अपना चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।